कोई स्किल्स हमने छोड़ दिए, नए स्किल्स डेवलप किए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्किल पे हम करियर बना लें। आप पढ़ के सीख सकते हो, पीपल सिंगिंग एंड देन यू कैन स्टार्ट। आजकल जस्टिन बीबर हमारे वहाँ बहुत पॉपुलर है। हेलो एवरीवन, इम्पीरिया कनेक्ट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्किल डेवलपमेंट बच्चों के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा, होमवर्क और उनके मार्क्स को लेकर चिंतित रहते हैं, मगर केवल मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते। हायर स्टडीज़ और जॉब इंटरव्यूज़ में एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे पेरेंट्स स्किल डेवलपमेंट से अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारी गेस्ट नायला से। नायला, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद ये है कि हम कुछ आपके इस पॉडकास्ट में कुछ वैल्यू डाल सकें। बहुत कुछ बता सकते हैं आप। आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आज हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, आपके काम के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ऑडियंस के लिए आप बताएंगे कि आपका जो NGO है 2.5 अक्षर, तो वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है? हम लोग अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड मतलब कि जो बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके माँ बाप या तो कैजुअल लेबर हैं या माएँ जो हैं वो बाइयों का काम करती हैं, फादर्स कारपेंटर, टेलर, ड्राइवर, इस तरह से हैं। तो उनके बच्चे हमारे पास आते हैं। ये उनके लिए टोटली फ्री है। हमारे पास एक सेंटर है आराम नगर, अंधेरी वेस्ट में। तो हमारे पास बैचेस में आते हैं बच्चे। सुबह आते हैं बच्चे जो जिनका स्कूल दोपहर में होता है, फिर दोपहर में आते हैं, पूरा 12:30 से आते हैं। लंच उनको हम देते हैं और फिर वो पूरा हमारे साथ रहते हैं 5:30 तक। और फिर एक बैच आता है लेटर, जो थोड़े बड़े हो गए हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं, अभी उनको और एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत होती है 11th-12th की, तो उनको जैसे कोचिंग देते हैं हम। अच्छा। तो ये बच्चे आसपास जहाँ हैं, हम लोग उसी एरियाज़ के हैं। अच्छा। हाँ, तो 3-4 वहाँ पर स्लम्स हैं, तो वो सब बच्चे आते हैं 3 साल से लेके 18 साल तक। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई है? शुरुआत तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हुई थी एक्चुअली। तो हम एक फ़िल्म पे काम कर रहे थे अमोल गुप्ते के साथ, स्टैनली का डब्बा। तो उस वक्त हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहा ये बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। हम हैं, हमारे बच्चे हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस में जा रहे हैं, फन क्लासेस में जा रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटी क्लासेस में जा रहे हैं। तो हमें लगा कि इन बच्चों को तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सबकी। तो जब हम जाने लगे उधर, अमोल वहाँ पर असीमा में थिएटर क्लासेस करते थे, तो हम वहाँ जाते थे हर सैटरडे और उनके साथ उनको असिस्ट करते थे बच्चों के साथ। तो बहुत इंटरेक्शन रहा, तो मुझे और शौक़ हो गया। हमें कहा नहीं, कुछ तो करना चाहिए इन बच्चों के लिए। लेकिन ये भी था कि वो बैंड्रा तक जाना, धेरी से वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, असीमा बैंड्रा में। तो हमने एक और जगह वॉलंटियर किया, मनोरमा, जो हमारे घर के पास ही था, वहीं आराम नगर में। तो वहाँ के बच्चे जो थे वो सुबह सिर्फ 2 घंटे चलता था। अच्छा। क्योंकि वो कोई वो फिल्म कि कोई डायरेक्टर थे, उनकी जगह थी, और वो बाद में वो ऑडिशन की जगह बन जाती थी। अच्छा। तो पूरा हॉल। तो ये बच्चों ने कहा हमारे पास कोई जगह नहीं रहती है, हम कहाँ जाएं, दिन को हम लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं। तो हमारी फ्रेंड और हमने सोचा कि चलो इनके लिए एक जगह लेते हैं ना अपना, एक जहाँ पर लाइब्रेरी रखेंगे, गेम्स रखेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, जस्ट मस्ती फॉर द चिल्ड्रन। तो उस तरह से हमने शुरू किया ये 2.5 अक्षर। हमारे पास 7-8 बच्चे थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने थे, हम लोग ने सब जोड़ वोड़ के डिपॉजिट दे दिया और किराए के लिए इतना था। हमको बच्चों से कहते तुम लोग खाना वाना खा के फिर आओ, और हम लोग उनके साथ बस जैसे मस्ती की चीज़ें ही करते थे ज़्यादा। लेकिन उसमें हमने रियलाइज़ किया कि कितनी लर्निंग है वो मस्ती की चीज़ें, चाहे वो डांस हो या कुछ खेल कूद हो या रीडिंग हो। उसी तरह से हमारा ये इंस्टीट्यूशन बढ़ा, और आज हमारे पास 90 बच्चे हैं, और हमारे पास 7 पेड टीचर्स हैं और वॉलंटियर्स हैं जो आते हैं। और ये बच्चे हमारे साथ जो शुरू किए थे जब 2013 में हमने शुरू किया था, वो तब से आज तक हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ ही बड़े हुए हैं। जो सबसे पहला बच्चा था
वो जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो वो सुबह कॉलेज जाता था और दोपहर में हमारे वहाँ आता था काम करने, तो ही वॉज गेटिंग अ सैलरी। तो अब वो फुल टाइम हो गया हमारे साथ एंड ही इज़ बिकम सर। सो उसकी एक सेल्फ एस्टीम भी बढ़ गई है और बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है। बहुत हम लोग ने उसको बहुत शौक था ये मैकेनिकल चीज़ों का। अच्छा। तो हम लोग ने उसको ट्रेनिंग दिलाई, हमने उसको हैदराबाद भेजा। एक एनजीओ के साथ उसने काम किया, सीखा, और वो हम लोग ने फिर सिर्फ उसके लिए ये सोच के कि वो भी इन्वॉल्व रहा है। हमारे बच्चे जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं उनको ये सब शौक है, तो हमने एक मैकेनिक्स का क्लास शुरू किया। अच्छा। तो उसमें बच्चे रोबोट्स बनाते हैं और डिफरेंट चीज़ें फ्रॉम स्क्रैप, यू नो, दे गो एंड कलेक्ट स्क्रैप और मिला के वो सब बनाते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मस्ती की पाठशाला। हाँ, मस्ती की पाठशाला में बहुत सीख भी बच्चों को मिली। तो ये पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। पहले तो हम लोग ने जब शुरू किया तो हमने सोचा था हम स्कूल करिकुलम छुएंगे नहीं बिल्कुल। फिर रियलाइज़ किया कि जितने ये लोग बच्चे हैं ये सब ट्यूशन्स में जा रहे हैं और वहाँ पैसे देते हैं। और वो ट्यूशन्स उनके क्या होते हैं, कोई ऐसे जो थोड़ा सा शायद और उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, वो बुला लेता है, 10-15 बच्चों को बैठा लेते हैं और बस रटवाते हैं या यू नो नोट्स दे देते हैं कि जाओ रट के आ जाओ। तो हम लोग ने सोचा कि इसको अवॉइड करने के लिए, एक तो पैसा भी लग रहा है, तो हमने पेरेंट्स को बुलाया। हमने कहा भाई हम भी शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाई यहाँ पर उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल की पढ़ाई, तो हम उनको 1.5 घंटा शाम को हम वो पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें हमारे मेन प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश एंड मैथ्स। और अब जैसे जैसे 9th-10th में बच्चे पहुँचने लगे तो हमने और सब्जेक्ट्स भी शुरू कर दिए। उसको वॉलंटियर्स हमारे ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये जो पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनसे आप मिलते हैं, तो उनका स्ट्रेस कैसा होता है एजुकेशन को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर? वो क्या चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा करे या स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा करे? शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि जब पेरेंट्स आते थे कहते थे ट्यूशन, उसको ट्यूशन क्लास कहते हैं। अच्छा। तो ट्यूशन में आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप ये सब डांस वांस करते हैं, तो इससे बच्चा क्या कर लेगा। हाँ। तो हम लोग ने उनको समझाया कि ये सब चीज़ों से पर्सनालिटी डेवलप होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा एक डांस सीख रहा है तो वो बड़े होके डांसर बन जाए, या कोई ड्रामा कर रहा है तो बड़े होके एक्टर बन जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनालिटी डेवलप करती हैं, और एक उनकी सोच, उनकी थिंकिंग थोड़ा और खुल जाता है। तो जो सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ उनके स्लम से बाहर निकल के उनको और चीज़ों से जब एक्सपोज करो तो वो उनकी थिंकिंग डेफिनेटली और खुलती है। अच्छा। तो वो उन्होंने शुरू में तो नहीं समझ में आया। जब 2-3 साल हो गए और जब हम एनुअल डे करते हैं, हाँ, जब पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, होता है स्कूल में जैसे होता है, वो हर साल हम लोग करते हैं। अच्छा। और जो बच्चों ने सीखा वो हम डिस्प्ले करते हैं। तब पेरेंट्स को समझ में आया कि हाँ ये इसकी इम्पोर्टेंस, नो, स्किल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस। और स्कूल में जब बच्चे अच्छा करने लगे, उनको प्राइजेस मिलने लगी, वो इन लोग के भी, ये म्यूनिसिपल स्कूल्स के भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें जब हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने लगे तब पेरेंट्स को समझ में आया। अब तो पेरेंट्स कहते हैं आप जो कहेंगी वो हम उसके लिए राजी हैं। ओके। तो ये स्किल डेवलप होने के लिए टाइम लगता है? हाँ, टाइम तो लगता है। तो आपने कौन सी एज से चालू किया था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर किड्स? हमारे पास हमने ये भी बहुत ऑर्गेनिकली शुरू किया कि आप जैसे आपसे मिले हम। हाँ। हमने कहा भाई तुम आती क्यों नहीं हो, हमारे सेंटर में कुछ सिखाओ। हाँ। तो क्या सिखाएं, क्या सिखा सकती हो? करेक्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा हम शायद आर्ट सिखा सकते हैं। तो हमने कहा आ जाओ। तो वो एक आर्ट क्लास हमने वीकली शुरू कर दिया। तो इस तरह से जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ते गए वैसे वैसे हम लोग ने ये एक्टिविटीज़ ऐड करनी शुरू कर दी और फिर वो कंटिन्यूड रखी। अच्छा। तो कई बार ये होता है जैसे साउंड इंजीनियरिंग, हम साउंड इंजीनियर के साथ काम किया। हमने कहा, आपने बताया हमने अपने एनजीओ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार I'd love to be associated with this। तो हमने कहा why don't you come to the center। तो कहने लगे हम रेगुलर नहीं आ पाएंगे, हम एक वर्कशॉप कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है आइए वर्कशॉप करिए। तो उस टाइम वो शूट कर रहे थे, उन्होंने आके साउंड का वर्कशॉप किया और फिर बच्चों को लेके यशराज स्टूडियो में वहाँ पर उन्होंने उनसे साउंड
उनसे करवाया कि किस तरह से चलने की आवाज़ आती है, किस तरह से, तो वो बच्चे बड़े फैसिनेट हुए। तो एक और उनके दिमाग में एक और प्रोफेशन खुल गया कि हाँ यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ में भी स्कोप है। हाँ। तो इस तरह से हमारे जो ये तो एक वर्कशॉप हुई, लेकिन और सब जो है हमारे जैसे योगा है, अयंगर योगा है, भरतनाट्यम है, ताइक्वांडो है, आर्ट है, फिर ये सब हमारे रेगुलर वीकली क्लासेस होते हैं। और एक क्लास होता है रिसोर्स रूम, जिसमें बच्चे अपना चूज़ करते हैं ग्रुप्स में कि हम ये किस टॉपिक पे हम काम करेंगे, और उस टॉपिक पे वो रिसर्च करते हैं। अच्छा। तो हमने उनको लैपटॉप्स पे रिसर्च करना सिखाया। अच्छा। तो वो बैठ के लैपटॉप पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और उस ग्रुप के हर बच्चे को वो प्रेजेंटेशन देना होता है। अच्छा। उसको कुछ ना कुछ बोलना होता है। तो उससे ये सब चीज़ों से बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ते हैं। तो है तो वो एक बहुत छोटे लेवल का, लेकिन यही सब चीज़ें आगे चल के डेवलप होके जॉब्स में जाते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपने कहा आपके सेंटर में 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चे आते हैं, और कुछ तो वॉलंटियर भी बन गए। तो कौन सी एज से आप डिसाइड करते कि अभी इस बच्चे को स्किल सिखा सकते हैं? शुरू से 3 साल के आप सिखा सकते हैं। अलग अलग तरह के लेवल्स के स्किल्स होते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम सॉफ्ट स्किल्स करते हैं, किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे योर मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, अब ये सब तो इन्होंने कभी सीखा नहीं है। तो हर चीज़ वो एक्सरसाइज करा के उनको कि किस तरह से ये सब वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल्स से हम लोग छोटे बच्चों के साथ शुरू करते हैं। और डांस तो हमारे ख्याल से इन लोग के ब्लड में होता है। तो डांस हमारा शुरू से लेके मतलब 3 साल से लेके सीनियर बच्चों तक होता है। थिएटर के भी हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं बच्चों के लिए, जो शायद ड्रामा ना करें, लेकिन फन एक्सरसाइजेस फॉर थिएटर। तो ये हम तभी से शुरू कर देते हैं जब से आते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? क्या पेरेंट्स उनको घर में सिखा सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स? नॉर्मल पेरेंट्स मतलब जो आप और हम जैसे पेरेंट्स हैं, वो तो सिखा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे वहाँ आते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स खुद नहीं अवेयर होते हैं ये सब चीज़ें। अच्छा। और टाइम कहाँ है उनके पास? उस सुबह से जो काम के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम ही वो निकल जाते हैं, और फिर शाम को आते हैं, फिर उसके बाद वो अपने खाना पकाना और ये वो उसमें लग जाते हैं। तो उनके पास इतना एक्सपोजर भी नहीं है ना ये सब सिखाने को। कोई बहुत सारी ऑडियंस है जो हो सकता है गांव में है, हो सकता है छोटे शहरों में है, तो उनके लिए आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को वो सॉफ्ट स्किल घर में दे सकते हैं? एक तो स्किल जो डाइंग स्किल है मुझे लगता है, अच्छा, स्टोरी टेलिंग। आपको मतलब आप तो हमसे बहुत छोटी हैं, हम लोग जब छोटे थे तो कहानी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी। हमसे कहिए कि कहानी बता दो, तो हम शायद वो कहानी मतलब बताते टाइम शायद बच्चों को एनग्रॉस ही नहीं कर पाए। लेकिन जो ये स्किल होती कहानी बताने की, पूरे एक्सप्रेशन के साथ और पूरा एक्ट करके, तो वो भी एक स्किल होती है। जो अब आप पता नहीं आप कितना थिएटर देखती हैं, लेकिन अभी अगले हफ्ते एक पृथ्वी में प्रोग्राम है जो किस्सेबाजी, और तो अब वो स्टोरीज स्टेज पे लोग बता रहे हैं। तो ये एक स्किल है जो बच्चे गांव में भी डेवलप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पॉटर्स होते हैं ना, मिट्टी का काम करने वाले या सिलाई करने वाले, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, क्योंकि कौन सी चीज़ कब काम आए कह नहीं सकते। ये तो जब इंसान बड़ा होता है, एक ऑप्शन ख़त्म होता है तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर आपके स्किल्स डेवलप्ड हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये होता है कि जैसे आपने बोला कि घड़ा बनाना है, कारपेंटर का काम करना होता है, तो ये प्रोफेशन तो सिटी में भी है, गांव में भी है, छोटे शहर में, हर जगह पे ये स्किल्ड लेबर्स जो है या फिर स्किल्ड टेक्नीशियन है वो हमको हर जगह पे मिलते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते, जैसे ड्राइविंग भी एक स्किल है, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी ड्राइवर बने। ऑब्वियस है, वो चाहते कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, हायर स्टडीज़ करे, जॉब करे। उनके जो स्किल्स है वो कैसे बच्चों को दे सकते हैं?
नहीं, वो इनकरेज ज़रूर करें बच्चों को पढ़ाई के लिए और प्रोफेशंस में जाने के लिए, लेकिन अगर ये स्किल सिखा दें तो एक और ज़रिया हो जाता है अर्न करने का, कि अगर आपके पास एक स्किल है तो आप उससे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, या फिर तो उसी बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से बना के उसको ये करके जा सकते हैं। जैसे आइकिया में जो भी फर्नीचर मिलता है आपको घर पे बनाना होता है, मोस्टली घर पे असेंबल करना होता है उसको। तो अगर आपके पास में कारपेंटर की स्किल्स है, कैसे की जाती है, कैसे वो फर्नीचर फिक्स किया जाता है, तो शायद अलग तरीके से बिजनेस हो सकता है, बिजनेस डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो आप पढ़ लिख लिए तो आपने वो डेवलप कर लिया ना, जहाँ आप एक ही छोटी सी दुकान थी, आज वो आपके पास 4-5 उसके ब्रांचेस हो जाएं। अक्सर होता है ये स्किल्ड लोगों के साथ कि नहीं ये बच्चा ये करके क्या करेगा, हमारे हिसाब से तो उसको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा। तो उसमें हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम है कि हम उनको वो दर्जा नहीं देते हैं जो देना चाहिए। कि जितने स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको हम बिल्कुल जैसे कह देते हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग क्या ये कर सकते हैं जो उनके स्किल्स हैं? नहीं कर सकते। सो दे आर नीडेड as much in society as the पढ़ा लिखा is। तो वो बहुत ज़रूरी है, उनको वो इम्पोर्टेंस देना, उनको वो स्टेटस देना, ताकि वो खुद प्राउड फील कर रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और वो प्राइड जो है वो अपने बच्चों में डालें ताकि बच्चे वो कंटिन्यू करके उसको आगे बढ़ा सकें। अभी हो रहा है एक्चुअली लखनऊ में, जैसे लखनऊ में पहले कारीगर नहीं मिल रहे थे वो लखनऊ के चिकन का काम करने वाले, वो एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो कढ़ाई जो टिपिकल लखनऊ की होती है उसको चिकनकारी कहते हैं। तो अभी कुछ सालों पहले, मतलब समझिए अभी 20 साल पहले जब मॉल शुरू हुए हैं, अच्छा, तो उस टाइम जितने इनके बच्चे थे सब जाने लगे मॉल्स में काम करने, तो सीखा ही नहीं उन्होंने। फिर रियलाइज़ किया कि जब हम लोग एज सोसाइटी वो चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आज चिकनकारी बहुत वैल्यूबल चीज़ है, बहुत वैल्यूबल, जो अब ख़त्म हो रही है क्योंकि कारीगर नहीं मिल रहे हैं। तब उन्होंने रियलाइज़ किया, कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया, कारीगरों का पैसा बढ़ाया, ताकि वो अगर उनको पेमेंट अच्छा मिलेगा तो वो रियलाइज़ करेंगे ना कि हाँ इसमें पैसा है, सही बात है, तो फिर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल्स जो पेरेंट्स में हो वो बच्चों को सिखाएं, चाहे वो प्रोफेशनली ले या ना ले, बट सिखा दें कि एक ऑप्शन रहेगा ज़िंदगी भर। तो जब ये स्किल्ड लेबर के बारे में हम लोगों ने बात किया, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, घर पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, जब शाम को मिलते हैं तब बच्चों के स्कूल का ही होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनको हेल्प करनी पड़ती है, उसमें वो बिज़ी हो जाते हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट फिर बच्चों का कैसे हो सकता है ऐसे माहौल में? ये कई चीज़ें तो स्कूल में भी कराई जाती हैं, अगर बच्चे ऐसे बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं तो कई स्किल्स स्कूल में भी कराते हैं। अच्छा, लेकिन और ख़ास तौर से इंटरनेशनल स्कूल्स, हमें ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है इंटरनेशनल स्कूल्स का, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ही ओवरऑल डेवलपमेंट वाले करिकुलम होता है। लेकिन और सब स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत करवाते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्पिटिटिव वे में कराते हैं कि करना है, अगर कर रहे हो तो जीत के आना है। अच्छा ना, अच्छा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसमें हम टॉप पे जाएं। स्किल सीखना और टॉप पे जाने में फ़र्क है। हर चीज़ में बच्चा बेस्ट नहीं हो सकता है, जो कि पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन होता है, स्कूल का बहुत प्रेशर होता है। जैसे स्कूल से कोई इवेंट होते हैं, कोई डांस कंपटीशन हो गया, कोई स्पीच का कंपटीशन हो गया, या ऐसे का कंपटीशन हो गया। अब ऐसे में राइटिंग स्किल्स होती हैं आपकी, ये सब में तो बच्चे के पीछे सारी फोर्स लग जाती है कि भाई तुमको अच्छा करना है और तुमको पहला नंबर निकालना है, तो तुमको ट्रॉफी तो लेके आनी है घर पे। बच्चे छोड़ भी देते हैं करना। अच्छा, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तो वो छोड़ देते हैं। जैसे हमारी बेटी थी एग्जाम्पल, कि वो डिबेटर थी स्कूल में। अच्छा, और वो एक बहुत वेल नोन एक फ्रैंक एंथनी डिबेट होता है यू नो ऑल ओवर इंडिया, तो वो जीती। उसके बाद जब क्योंकि वो विनर रही तो और प्रेशर आया स्कूल से। अच्छा, और उसके बाद एक बार जब जा रही थी एक सीनियर लेवल पे,
तो उसको बोला गया कि देखना तुम हार के अगर आओगी तो क्या करते हैं। अच्छा। उस दिन से उसने कहा मुझे अब डिबेट करनी ही नहीं है। ओह। तो इस तरह से भी हो जाता बच्चों पे प्रेशर। जैसे बच्चे हम पियानो सिखाते थे एक टाइम बच्चों को, तो पेरेंट्स का प्रेशर रहते हैं एग्ज़ाम दो ट्रिनिटी कॉलेज का एग्ज़ाम दो। तो हमने रियलाइज़ किया कि जिस बच्चे के पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डाला एग्ज़ाम का, वो बच्चा बचाने लगा अच्छी तरह से। उसको शौक भी था अभी मिस हमें ये सिखा दीजिए, मिस हमें वो सिखा दीजिए। लेकिन जिसको एग्ज़ाम का था, हाँ, वो बच्चों को इंटरेस्ट ही चला गया, क्योंकि वही पीस बार बार बजाए जाओ, वही प्रैक्टिस करते रहो, उसको परफेक्शन, क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, बच्चे प्रेशर में चले जाते हैं ना, प्रेशर में चला जाता है कि अब मुझे परफॉर्म करना है हर जगह, मतलब कुछ सीख के हमें परफॉर्म करना है। तो वो हमें सिखाने का मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ में कम्पीट करना है, ये नहीं होना चाहिए, जो सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेशर हो जाता है बच्चों पे। आजकल बच्चों के पास बहुत चैलेंजेस हैं जो हमारे टाइम में नहीं होते थे। हम लोग बहुत फ्रीली सीखते थे, कोई कंपटीशन नहीं होती थी। यहाँ पे आके पता चला कि बहुत सारी चीज़ों की क्लासेस होती है। रंगोली का भी क्लास होता है जो हम लोगों को कंपटीशन होती है। एक्चुअली जो चाची हम लोगों को ऐसे सीधा ही सिखा देती कि चलो मेरे साथ में रंगोली बनाओ, तो एक स्किल पता नहीं कब उनके साथ में डेवलप हो गया, तो डेवलप हो गया। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर करते हैं बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए कि ये भी सीखो वो भी सीखो, या स्कूल से ज़्यादा प्रेशर आता है कि नहीं आपको करना है? दोनों तरफ से आता है आजकल तो। अच्छा। पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, तो हमें लगता है पेरेंट्स थोड़ा फ्री प्ले बच्चों को देना चाहिए और उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे आपने हमसे पूछा था कि जब पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो किस तरह से डेवलप करें, तो वो एक फ्री प्ले वीकेंड्स पे कर सकते हैं, एंड उनको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए चीज़ों में। तो वो बच्चे जब देखते हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो वो खुद भी करते हैं। अच्छा। अभी देखिए, अगर एक फादर जाके रोज टेनिस खेल रहा है तो बच्चे को शौक होगा जाके टेनिस खेलने। घर में कभी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो चेस खेलते हैं, तो बच्चे बैठ जाते हैं उनके साथ में चेस खेलने के लिए, और प्रैक्टिस भी हो जाती है, सीख भी जाते हैं और एक इंटरेक्शन हो जाता है जो बहुत ज़रूरी है। बच्चों का बड़ों से भी इंटरेक्शन, एक दूसरे से अपने एज ग्रुप में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत विदिन फैमिली भी एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में उनके साथ में कुछ स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उनके साथ बैठो, अपना स्किल उनको सिखा दो, बिल्कुल, तो एक इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी नई चीज़ का अदर देन योर स्टडीज़, और एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाती है। बच्चों के साथ में भी आपको टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है थोड़ा सा। वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है, वो समझ में आता है कि अभी उसको डेवलप भी कैसे करना है, ये भी समझ में आता है। पेरेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल। लॉन्ग वीकेंड्स हो गए, समर वेकेशंस हो गई, और समर वेकेशन में तो बहुत सारी स्किल्स एक साथ में बच्चों को सिखाई जाती है। तो आपको क्या लगता है, इतनी सारी स्किल्स एक साथ में सिखानी चाहिए बच्चों को? गलत भी नहीं है एक्चुअली, मुझे नहीं लगता है कि गलत है, क्योंकि बच्चों को जितना एक्सपोज करो, कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों के माइंड जो होते हैं स्पंज की तरह होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना भी आप सिखाइए। आप देखिए कोई मिक्स्ड मैरिज में बच्चे जो हैं लैंग्वेज कैसे पिकअप कर लेते हैं ना, कि मदर बंगाली है, फादर पंजाबी है, और इंग्लिश तो स्कूल में है और हिंदी स्कूल में। 4 लैंग्वेजेस, छोटा सा बच्चा होता है 4 लैंग्वेज बोल रहा होता है। हाँ, वो होता है ना। और वहाँ पर ये सोच के नहीं किया कि उन्होंने अभी हम इंग्लिश सिखाएंगे, अभी हम बंगाली सिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जितने ज़्यादा एक्सपोज कर दो उतना अच्छा है। उसमें से इंटरेस्ट जो होगा उसको परसू कर सकते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक टाइम इंटरेस्ट हो बच्चों का तो वो चलता रहे हमेशा, वो चेंज होता रहता है इंटरेस्ट। तो एक साथ में एक स्किल भी देना ठीक नहीं है, आप उसके साथ में 1-2 चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अनलेस बहुत ही फोकस्ड हो, जैसे जाकिर हुसैन साहब ने शायद बचपन से तबला बजाया और बजाते रहे। तो उस तरह के तो लोग कम ही होते हैं ना। नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग, तो जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दो उतना अच्छा है। तो वो चूज कर सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। हो सकता है आज कोई चीज़ अच्छी लगे, बिल्कुल 2 साल बाद उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे होता है। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब घर में डिस्कशन ऐसी होती है कि बच्चे को 2 साल तो ये चीज़ सिखा दी, इसके लिए ये सारी चीज़ें ला के दी, और घर में सामान पड़ा हुआ है,
और उसका आप कुछ यूज़ नहीं है, बट पेरेंट्स कंप्लेन भी करते हैं बड़ी इस तरह आम से। चीज़ है, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, हम लोग ने भी किया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा। आप बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को पास कर दीजिए। और अच्छा। लोग हैं, कितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बहुत लोग होते हैं जो जिनको आप दे सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं कोई चीज़, बजाय कोई लोग नई चीज़ खरीदें। आपको पता है लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ पे आप जाके स्किल का बार्टर होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको रहना है तो आपको हमारे लिए एक चीज़ करनी होगी। तो मैंने पूछा क्या? आपका कोई ऐसा स्किल हमको सिखाना होगा जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सके। तो मुझे कोई उनको स्किल सिखाना है और उनसे मुझे कुछ स्किल सीखने को मिलेगा। तो मोस्टली इट इज़ मेडिटेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें वो मॉन्क्स आपको सिखाते हैं और आपको बदले में एक स्किल डेवलप कराना है। तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया हमें हमारे सेंटर के लिए। बट आप तो मुझे लगता है यही करती होगी कि आपको स्किल आता है, ओके चलो। वो तो हम पकड़ लेते हैं तो आप शेमलेसली। अच्छा, तो जब कोई ऐसे एक्सपर्ट आ जाता है तो सारे बच्चे आ जाते हैं क्लास में सीखने के लिए, सारे एज के बच्चे बैठ जाते हैं? नहीं, वो तो रेगुलर है ना। अच्छा। तो जो बैच है वो है। अच्छा। तो मोस्टली इस तरह की चीज़ें हम लोग आफ्टरनून बैच के साथ करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमें टाइम ज़्यादा मिलता है। तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे कि जो परस्यू करते हैं, जो उस चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं, वो भी ऐसा एक ग्रुप होता होगा और जो कुछ। हाँ, तो इंट्रोडक्शन एंड जो शुरू का हम सबको रखते हैं, बेसिक सब बच्चों वाला को। जो लेवल होता है। हाँ। उसके बाद फिर हम उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको शौक है और जो उसमें अच्छा है। जैसे हमारे वहाँ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग होती है। अच्छा। तो पहले सब बच्चों को लेके बैठते हैं, तब बहुत सारे, अब ये तो एक कला है। हाँ, सही है। वो अगर आपके अंदर सिंगिंग नहीं है और आपके मतलब यू डोंट हैव अ ईयर फॉर म्यूजिक, तो वो मुश्किल हो जाता है। हाँ। उसको चाहे जितना भी शौक हो गाने का। हाँ। तो फिर मैंने फाइनली सर को बोला, हमने कहा सर अब 2 साल से आप सिखा रहे हैं और बच्चे वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे मेन सिंगर्स थे वो भी नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि जो नॉन सिंगर्स थे उनकी वजह से पीछे खिंच जाते थे। तो आप सर ने सिलेक्ट कर लिए हैं अपने सिंगर्स, तो अब वो दूसरे लेवल पे पहुंच गए हैं। कोनाकुल, आप जानती हैं कोनाकुल क्या होता है? नहीं, मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा। मुझे भी इसके बारे में 3 साल पहले पता चला, जब मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि हमारा एक दोस्त है जो मृदंगम बजाता है। हाँ। और वो कोनाकुल सिखाता है। हमने कहा ये क्या होता है? हाँ। तो कहने लगी एक वो होता है, वोकल रिदम होता है बेस्ड ऑन द मृदंगम। अच्छा। तो हमने कहा भाई ये सब हमें तो नहीं पता। हाँ। आप उनको बोलो ना आके हमारे सेंटर में बजाएं और एक वर्कशॉप करें। हाँ। तो उन्होंने जब बजाया बच्चे तो बिल्कुल, और उनके साथ जो सिंगर्स थे वो धारावी से उन्होंने लिए हैं, उनको सिखाया है और वो उनके साथ परफॉर्म करते हैं। तो हमारे बच्चे तो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने फिर क्लासेस शुरू किए। अच्छा। और वीकली क्लासेस, और उसके बाद उसमें से जो सिलेक्ट किए 1 साल बाद उसमें से हम लोग ने सिलेक्ट किए। तो 1 साल लगा। हाँ, और अच्छा। उसमें वो बच्चे उनके साथ 2-3 बार परफॉर्म भी कर चुके हैं। वाओ। तो अब उसमें डेवलप कर सकते हैं। उसमें से एक बच्चा जो है, क्योंकि ये धारावी वाले हैं, कोनाकुल के साथ साथ रैप होता है। अच्छा। तो ये बच्चा उसने वो बहुत अच्छा डेवलप हो गया और वो अपना रैप लिखता है और गाता है। क्या बात है। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारे बच्चे भी हैं। तो वो लिंक है हमारे, अगर आप हमारे उस पे जाएं, हम लोग व्यूअर्स के लिए भी वो लिंक डालना चाहेंगे। हाँ, इस तरह से हमारे 2-4 बच्चे हैं जो इस तरह से आगे बढ़े हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज होता होगा? ऑफ कोर्स चेंज होता है जब कोई चीज़ अच्छी करते हैं और तारीफ होती है। इसीलिए हम पेरेंट्स से भी कहते हैं। अच्छा। हमने कहा आप आइए। हाँ। आप देखिए बच्चा क्या कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए। हाँ। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मेरे कहने से इतना नहीं होता। हमसे तो सुनते रहते हैं वेरी गुड, वेल डन, ये सब सुनते रहते हैं। लेकिन अगर आपने एज अ पेरेंट, एज अ फादर और मदर आपने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, तो वो जो प्राइड होती है, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो रियल कॉन्फिडेंस होता है। कि पेरेंट्स का अप्रिसिएशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर से बात है, अगर अच्छा करता है बच्चा तो एनकरेजमेंट मिलती है। लेकिन मान लो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि आप उसमें और
तैयारी करो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होना बहुत ही पॉसिबल है, जायज़ सी बात है कि हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस भी हो। इसमें तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे को ये फील कराएं कि अगर जीते नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। लेकिन ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि अगर आप जीते नहीं तो कोई तो है जो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। सही बात। तो ये नहीं कि तुम बुरे हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमसे कोई और है जो तुमसे ज़्यादा करता है। तो अगर तुम्हें वहाँ पहुँचना है तो थोड़ी और मेहनत करो, नहीं तो वी आर हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि एक साल मतलब कोई भी चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को जाना ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी अगर आपको करना है तो ठीक है, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, आप सीख लो, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन कंपटीशन भी समझना, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, कि अगर वो सोचे कि हाँ आगे कर लेंगे वो, तो फिर वो ग्रोथ भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, अपने कॉन्वर्जेशन से, अपने काम से कैसे उनको समझाते हैं? तो हम लोग का एक रेगुलर, जैसे जमुनाबाई स्कूल आपने सुना होगा, हाँ। जमुनाबाई में जो उनका एनुअल फेस्टिवल होता है, उसमें वो और स्कूल्स आते हैं, तो एक दिन वो एक आशाएं करके एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो सारे NGOs इनवाइट करते हैं। अच्छा। सो देयर आर अबाउट 15 to 18 NGOs that participate. तो उसमें से इत्तेफाक से हम लोग को हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस मिली है। तो उसमें कई बार नहीं भी मिली है, तो बच्चों को समझाना बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हम लोग ज़्यादा अच्छा कर रहे थे और उनको कैसे मिल गया ये वो। तो समझाना होता है उनको अच्छी तरह से कि भाई वो लोग अच्छा कर रहे थे, उन्होंने अच्छा किया इसलिए उनको मिला, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अच्छा नहीं किया। कि हाँ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, दैट प्राइड शुड कम फ्रॉम अडल्ट्स, एंड जेन्युइन प्राइड, ये नहीं कि फालतू में तारीफ कर दी। हाँ। तो एक जेन्युइन प्राइड। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा किया, लेकिन अब देखो कि उनको किस लिए ज़्यादा पॉइंट्स मिले। तो सिंक्रोनाइज ज़्यादा थे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओ तो तुमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि और लोगों ने जो किया है। वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने कुएं के मेढक रह जाते हैं, नहीं तो कि अपने में रहे, अपना बहुत अच्छा किया, वाह 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 तारीफ की, हाँ। बहुत अच्छा किया। जब बाहर निकलो, दूसरों को देखो, तब रियलाइज होता है कि हम बेस्ट नहीं हैं। अगर हमें वहाँ पहुँचना है तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो प्रेशर थोड़ा सा बच्चों में आना चाहिए, नॉट टू मच, हेल्दी भी हो। हाँ, वो हेल्दी होता है, अपना वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती है, एक इवेंट को करने की स्किल्स होती हैं। तो ये जनरली इनको बोला जाता है सोशल स्किल्स है, जो घर पे रह के नहीं सिखाई जा सकती, आपको वो बाहर जाके ही सीखनी पड़ेगी। तो छोटे गांव में अगर ये सोशल स्किल डेवलप करने हैं बच्चों के, या दूसरे छोटे शहरों में करना है, तो वो कैसे किए जा सकते? छोटे शहरों में जैसे गांव हैं, गांव में ये रिलीजियस जो होते हैं, जैसे रामलीला टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। कुछ अगर स्टेज पे नहीं भी जा रहे हैं तो कई चीज़ें और होती हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे उनके सेट्स बनाने, उनके कॉस्ट्यूम्स बनाने, उनके प्रैक्टिसेस लेने। तो ये सब चीज़ें जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह के ग्रुप कम्युनिटी वर्क, ग्रुप वर्क में, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों में। तो ऑल्सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि गांव में जो और स्किल्स होते हैं, जैसे हाथ के स्किल्स होते हैं, उस तरह के चटाई बुनना, उनके जो हार्ट लगती है, वीवर्स, हार्ट लगती है हर हफ्ते। वो कई बार वो हार्ट जो है वो सिटीज़ में भी आती है। अच्छा। हाँ, तो वो लेके आते हैं अपना हाट, मतलब वो वीकली बाजार, हाँ, वीकली बाजार जो होती है उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। ये नहीं सिर्फ पेरेंट्स का है, अगर पेरेंट वीवर है या बास्केट बनाता है तो बच्चों से भी करा आके वो हेल्प करें उधर दुकान में। कुछ नहीं तो अकाउंटिंग में हेल्प करें, या डिस्प्ले में हेल्प करें, या बुला के लाए। हमारे सेंटर में जब हम लोग दिवाली का कुछ करते हैं, थोड़ा सा एक स्टॉल वॉल बनाते हैं, तो बच्चे जाके लोगों को लाते हैं कि सर आइए, सर प्लीज हमारे इधर आइए, देखिए कितनी अच्छी चीजें बिक रही हैं। तो ये सब चीजें हैं, बच्चों को इनकरेज करें कि भाई तुम खुद से करो, सेल टॉक करो।
स्ट्रेंजर से बात करना, हाँ, ये सब, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस और आता है। कई बार पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं अरे तुम्हारा काम नहीं, तुम रहने दो, हमको करने दो। पेरेंट्स को की गलती हो जाएगी। वहाँ से सीखना चाहिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। थोड़ा इनकरेज करें बच्चों को तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। कई बार क्या होता है, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बोल नहीं सकते, स्कूल की प्रॉब्लम है घर पे नहीं बताते हैं, घर में प्रॉब्लम है स्कूल में नहीं बताते हैं, बच्चों से अपने फ्रेंड से कभी झगड़ा होता है, कुछ हो जाता है प्लेग्राउंड में, बताते नहीं है। तो बहुत बार वो खुल के अपनी बात किसी से कह नहीं सकते। इट कम्स अंडर कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे, वो जो बैरियर है कम्युनिकेशन का, वो कैसे कम हो सकता है बिटवीन चाइल्ड एंड अ पेरेंट, चाइल्ड एंड अ टीचर? उसके लिए क्या कर सकते हैं वो? मुझे लगता है कि अक्सर बच्चे जब बोलते नहीं है, खुल के बात नहीं करते, एक तो इंट्रोवर्ट है, वो तो नेचर हो गई, उसको आप नहीं बदल सकते। आप इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट नहीं बना सकते। वो एज एंड व्हेन उसकी अपनी एक्सपीरियंसेस से बने तो बने। लेकिन नहीं बताना और कोई चीज़ अंदर दबा के रखना, हमारे ख्याल से कई बार बच्चों को ये रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमें जज करेंगे। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स ने एक अपनी परफेक्ट इमेज बनाई हुई है बच्चों के सामने, तो बच्चों को लगता है हमारे पेरेंट्स तो परफेक्ट हैं। तो अगर हमने ये बताया कि हमने ऐसा किया या हमसे ऐसा हुआ, तो वो हमें जज करेंगे, अच्छा, डांटेंगे, करेंगे। लेकिन तो अगर हमें लगता है पेरेंट्स अगर ओपनली बच्चों से अपनी खामियां के बारे में बात करें कि हाँ भाई हमने ऐसे किया था जब हम छोटे थे, जब लगे कि हाँ कुछ छुपा रहा है, हम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम ऐसे ही करते थे कि हमें लगता था कि हाँ कुछ तो है जो बता नहीं रहे हैं, तो हम कुछ अपना बताते थे जो अच्छी बात नहीं होती थी, जो हमने कभी जो किया हुआ हो, जो अच्छी चीज़ नहीं थी, सही नहीं थी, और पेरेंट्स को पता चलता तो बहुत अपसेट होते। तो इस तरह से हम बताते थे उनको। तो हमें लगता था कि अब कंफर्टेबल हो रहे हैं कि अगर हमारी मम्मी ऐसा कर सकती है, हमारी अम्मा ऐसे कर सकती हैं, तो फिर हम भी कर सकते हैं। इतना जज नहीं करेंगे। तो दैट इज हाउ दे ओपन अप। तो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। और दूसरा है स्कूल्स में तो काउंसलर्स, हर स्कूल में काउंसलर होता है। हमारे सेंटर में काउंसलर है। अच्छा। हाँ, हमारे सेंटर में काउंसलर है, क्योंकि बच्चों को बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स के हैं। कई बच्चे के फादर्स आर ड्रंकर्ड्स और काम नहीं करते हैं, मारपीट होती है रात को, तो बच्चे बहुत कुछ इस तरह का फेस करते हैं। तो हमने जो उनको देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमारी काउंसलर आती हैं, हफ्ते में 3 बार आती हैं, और सबको काउंसलर से बात करनी होती है। अच्छा। हाँ, आज मुझे बात करनी है, आज मुझे बात करनी है, तो उनसे खुल के बात से बोलते हैं कि मुझे बात करनी है। खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अब उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं कि किसको किस पे क्रश हुआ। खुल के बात करते हैं। तो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए घर में जिनके साथ में वो बात में शेयर कर सके हर चीज़ जो भी मन में चल रही है। पेरेंट्स के साथ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि बच्चे का पेरेंट्स के साथ हो, कोई बड़े सिबलिंग के साथ हो, दादा दादी। अक्सर दादा दादी भी जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं बच्चों के साथ। तो इतना जज नहीं करते हैं बच्चों को जितना पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। खासतौर से अगर एक बच्चा हुआ तो उससे तो वो हर चीज़ बननी है। लेकिन बच्चा अगर अकेला हो तो वो सच में घर में वो एक अकेला पड़ जाता है। तो सारे बड़े लोगों के साथ में वो एक उनके एम्बिशंस, पेरेंट्स के एम्बिशंस की पेरेंट्स ने को कुछ करना था, वो नहीं कर पाए, तो बच्चा करेगा। हाँ, तो ये सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर आता है। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस कभी लो होता है। क्या होता है, टेनिस प्लेयर है और उसका बच्चा भी, पेरेंट्स पीछे पड़े हैं तुमको भी टेनिस खेलना है, और बच्चे को खेलना नहीं है या फिर वो खुल के बात नहीं कर पा रहा है, तो एक कम्युनिकेशन गैप भी आ गया। कॉन्फिडेंस का भी पता नहीं है कितना है कि बोल सके पेरेंट्स को कि भाई मुझे नहीं खेलना है टेनिस, मुझे कुछ और करना है। तो ये प्रेशर एक ही बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इट्स द की टू एवरीथिंग। इसीलिए अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो बच्चों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस जब हम उस उम्र के थे। हमेशा ये नहीं कहो हम लोग ने तो इतना किया, तुम लोग को इतनी ज़रूरत होती, हमने तो इतने में काम चला लिया, तुम्हें आज इतनी ज़रूरत है। वो तो ये तो बहुत कॉमन हम लोग के टाइम में तो फ़ोन नहीं होते थे, तुम लोग
को हाँ। हर साल नया मोबाइल चाहिए। अच्छा, कमिंग टू मोबाइल, अभी ये होता है कि बहुत सारा टीवी टाइम हो गया है बच्चों का, मोबाइल हो गया है, गेमिंग हो गया है, बच्चे Screen इसमें time, बहुत screen सारे time स्क्रीन बहुत टाइम ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा हो गया है, तो उनको बाहर कैसे निकालें उससे, और स्किल डेवलपमेंट कैसे करें? फिर पेरेंट्स का बहुत टेंशन है इस चीज़ को लेकर। हाँ, लेकिन इसमें भी स्किल्स होते हैं ना। अच्छा। गेमिंग के स्किल्स होते हैं। हाँ, तो एक्चुअली बहुत ही ये जो है बहुत आपके सेंटर में भी ऐसा होता है, बच्चे रहते हैं बिजी? हाँ, क्योंकि कोविड के बाद सबके पास मोबाइल्स हो गए। हाँ, कि कोविड के टाइम हम लोग पढ़ाई करते थे मोबाइल्स पे, तो सबको हम लोग ने मोबाइल्स दिए। अच्छा। तो अब हर घर में बच्चों के पास, मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो 2 मोबाइल्स तो होंगे। तो हाँ, तो गेमिंग बहुत करते हैं ये बच्चे, और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ वो काम कर रहा था, स्कूल का काम कर रहा था, उन्होंने बोल दिया। ये ट्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट है। सब तो आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और उनके प्रोजेक्ट्स भी, बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी, कोई भी स्कूल हो, प्रोजेक्ट इतने इलैबोरेट होते हैं कि पेरेंट के भी बस की बात नहीं वो प्रोजेक्ट समझना, करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको वो गूगल का हेल्पिंग हैंड लेना ही होता है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए साथ में। तो ये डिफरेंशिएट करना कि बच्चा टेक्नोलॉजी खेलने के लिए यूज़ करना है या पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलेगा, वो बस बच्चे को पता है। हाँ, तो वो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। भाई इस टाइम के बाद आप, छोटा बच्चा अगर है, ये बड़े बच्चों के साथ तो आप नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ कह दीजिए भाई ये तुम्हारा मोबाइल टाइम इज़ ओवर, लैपटॉप टाइम, ये जो हमारा लैपटॉप या आईपैड जो भी है, इसका ये लिमिटेड टाइम है, इस टाइम से इस टाइम खेलो, बिल्कुल खेलो। सो यू हैव टू लेट देम आल्सो डू इट। यू कांट से कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, हाउ टू यूज द फोन, उससे बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कैसे आपका ऑन करके चीजें कर लेते हैं जो आप जो हम नहीं कर पाए। हाँ, बहुत कम टाइम में एकदम फटाफट हाँ, निकाल तो लेते हैं। दैट इज द नीड ऑफ द आवर, तो यू कांट नॉट डू इट, लेट देम डू इट, बट हाँ लिमिट करो, टाइम फिक्स कर दो। क्योंकि आजकल जो जॉब्स मिलते हैं वो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, वो नहीं अपना एक रजिस्टर में बैठ के लिखते हैं। हाँ, वो तो गया टाइम गया। तो ये सब कोडिंग वोडिंग तो आजकल बहुत ज़रूरी हो जाती है हर चीज़ सेंटर में। कोडिंग हमने कराई है 1-2 वर्कशॉप्स, अभी कोई मिला नहीं है हमें जो हमें रेगुलर बेसिस में कर सके वीकली। अच्छा। लेकिन हाँ, वर्कशॉप्स हुए हैं हमारे अभी। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपको ये चैलेंज आ रही है, हो सकता है कि गांव में भी ये बच्चे को चैलेंज हो कि मुझे कोडिंग सीखनी है, या फिर मुझे ऐसा कोई स्किल सीखना है जो उसके आसपास अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे पेरेंट्स वो स्किल बच्चे तक लेके आ सकते हैं? जो स्किल्ड लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो फाइनेंशियली इन अ बेटर स्टेट, उस तरह के लोगों को एक्चुअली हेल्प करना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। हमारे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी है कि गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो अगर उस स्कीम में अगर कोई जाके विलेज में जाके हेल्प करे, 1 हफ्ते के लिए रह ले, उनको सिखाए कुछ स्किल्स जो उनको नहीं पता है, सो दैट वुड हेल्प अ लॉट। तो ये तो अंदर की चीज़ है जो लोगों को डेवलप करनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों में जो हम कहते हैं भाई तुम लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, वो 2.5 अक्षर इज मेंट फॉर अंडर प्रिविलेज, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे अलावा, तुम्हारे कंपेयर टू यू, और कई बच्चे ऐसे हैं जो तुमसे भी कम हैं, तो तुमको भी देना सीखना चाहिए। तो हमने आई फाउंड वन NGO इन बिहार के विलेज में। अच्छा। जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, विलेज में हैं, मुझे उनके बारे में पता चला, कुछ कहीं देखा था हमने, तो हमने उनको कांटेक्ट किया। तो हमने कहा भाई हमारे बच्चे आपको कुछ देना चाहते हैं। अच्छा। तो नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ स्किल। तो हम लोग ने ये अरेंज किया, एक हमारा जो समर वर्कशॉप होता है उसमें हमने ये अरेंज किया कि उस NGO के साथ हमारे बच्चों ने एक तो आर्ट का उन्होंने कराया। तो वो उनके पास एक लैपटॉप था, उस पर सारे बच्चे सामने बैठे हुए पूरे, मतलब खेतों में अच्छा थे, तो हमारे बच्चे तो उनसे बहुत ऊपर हैं। तो उनको उन्होंने वो कुछ आर्ट सिखाया, जिसके लिए हमने उनको मटेरियल भेजा था। अच्छा। हमने कुरियर किया था उनको कुछ चीज़ें। हाँ। तो उन्होंने आर्ट किया, फिर एक डांस सीखा। हाँ। और बॉलीवुड डांस, तो बड़े खुश हो गए। अच्छा। कि बिल्कुल चलता हुआ गाना और ट्रेंडिंग सॉन्ग। हाँ, ट्रेंडिंग सॉन्ग। और उनको एक वो
कैमरा को किस तरह से अपने फ़ोन को ये बच्चा जो है वो स्टॉप मोशन फिल्म कैसे बनाते हैं, अच्छा। उसने मोबाइल पे उनको सिखाया। तो जो उनके वहाँ 2-3 मोबाइल्स थे जो उनके वॉलंटियर्स के या उनके, उस पे उन्होंने सिखाया कि किस तरह से स्टॉप मोशन फिल्म बना सकते हो। और ये बच्चों ने मतलब बच्चों ने बच्चों को सिखाया, ये सारी चीज़ें बच्चों ने बच्चों को सिखाया। तो ये हमारा आइडिया था कि तुम अपने स्किल्स आगे शेयर करो उनसे जिनके पास ये भी फैसिलिटी नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो तुम अंडर प्रिविलेज ज़रूर हो, लेकिन तुम प्रिविलेज्ड हो, क्योंकि तुम्हें जितनी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ, शायद हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए थे जब हमारे बच्चे बड़े हो। क्योंकि आप बैठी हुई हैं यहाँ, आपको थोड़ी ना पता कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर किसी ने अप्रोच किया कि हमें ये करना है, हमें ये सीखना है, हाँ, तो आपको अगर नहीं आता है तो आप किसी को ढूंढ देंगी उसके लिए ना। तो वो बताना पड़ेगा, तो हाँ, बताना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह सिखाती हैं, कंफर्टेबल कराती हैं उनको अलग लैंग्वेजेस से। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश जो उनके लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, अच्छा, तो एक्स्ट्रा लैंग्वेज और तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे मोस्टली बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम जो होते हैं वो स्कूल्स, वो कुछ इंग्लिश नहीं बच्चों अच्छा। को सिखा पाते और घर पे भी बात नहीं होती इंग्लिश में। मैंने देखा जो वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से आते हैं, अगर इंग्लिश नहीं आती उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाता है उनको। सही बात है। तो वो फील करते हैं कि अगर इंग्लिश आती होती हमें, तो हम शायद यहाँ नहीं होते, हम उधर और ऊपर होते। मूवी देख के सीख सकते हो, आप पढ़ के सीख सकते हो, उसके बारे में सुन के सीख सकते हो। इवन आई थिंक सिंगिंग ऑल्सो, यू कैन हियर पीपल सिंगिंग एंड देन यू कैन स्टार्ट। आजकल जस्टिन बीबर हमारे वहाँ बहुत पॉपुलर है। तो बच्चे जो हैं वो क्या एक्सेंट्स जस्टिन बीबर गाते हैं, मतलब फुल एक्सेंट, लवली। तो उससे भी सीखते हैं। तो सुन के सीख लिया। तो जिसको सीखना है वो कैसे भी सीख ही लेता है, जज्बा होना चाहिए सीखने का। बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, अब जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो हो गया। ये सारे स्किल्स बहुत बार हॉबी भी हो जाते हैं और उसमें प्रोफेशन नहीं बनता है बहुत सारे लोगों का। तो इसका हॉबीज़ का या फिर स्किल डेवलपमेंट का बच्चों के, इवन बड़े लोगों के मेंटल हेल्थ पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे कैसा असर होता है? मेरे ख्याल से ये हॉबीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि स्किल्स हम सीखते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, हम डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं। बचपन में कुछ सीखा, कोई स्किल्स हम बचपन से लेके इस उम्र तक ले आए, कोई स्किल्स हमने छोड़ दिए, नए स्किल्स डेवलप किए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्किल का हम करियर बना लें। तो करियर कभी कभी बन भी जाता, कोई लकी हो तो उसने उसकी स्किल हुआ, उसका पैशन हुआ, उसने उसका करियर बना लिया, एक कमाने का जरिया बना लिया। लेकिन कई स्किल्स होते हैं जिसमें जो उसी स्किल लेवल पे रुक जाते हैं, तो वो हॉबी बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको परसू करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि एक तो ये नहीं पता हमें कि कब वो जो हॉबी है वो आपका ज़रिया बन जाए अर्न करने का। लेकिन एक मेंटल पीस और आपको एक स्टेबल रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कि चाहे वो आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में हो, किसी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, इसीलिए ये सब चीज़ें हम लोग पुश करते हैं बच्चों को। क्योंकि एक बच्चा है जो जब अपसेट होता है तो वो जाके बस लिखता है। ये जो हम आपको बता रहे थे जो रैप करता था, वो बच्चा, अच्छा, वो जब इमोशनली उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, थे, अभी इतने नहीं है, लेकिन वो बस चला जाता था एक कोने में बैठ के, और जब अपसेट हुआ वो बैठ के लिखता था, और उससे उसको आराम मिलता था, पीस मिलता था। कहता था कि मिस जब हम लिखते हैं ना तो फिर मुझे लगता है कि हाँ एक मेरे सर से वज़न उठ गया। तो ये हॉबीज़ हैं। जैसे हमारी बेटी जो है वो नेदरलैंड्स में रहती है, वो कहती है वहाँ पर अगर कोई जैसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका ये है वो है, आपकी हॉबी क्या है, लोग पूछते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पर एक हॉबी नहीं होना बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, कि सबकी ज़िंदगी में एक हॉबी होनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग पसंद करते हो या
एम्ब्रॉयडरी पसंद करते हो या कुछ स्टिचिंग करने हो या गार्डनिंग करते हैं, हाँ. कोई ना कोई हॉबी ज़रूरी होती है। याद रखिएगा, कोई हाँ. डच से मिलें, हाँ. आप उनसे पूछिएगा आपकी हॉबी क्या है। तो जैसे नाम पूछते वैसे पूछ लो कि आपकी हॉबी क्या है। आपकी हॉबी क्या है। क्या बात है। तो वो आप मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है एक हॉबी होना, क्योंकि वो हॉबी जो है वो सिर्फ आप और हॉबी है, थर्ड पर्सन कोई नहीं है उस टाइम। आप लिख रहे हैं या आप म्यूजिक कर रहे हैं, सो इट इज़ जस्ट यू एंड दैट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड दैट आर्ट। Wow. So that is you're at a different level if you can do that. Oh. I think it really helps. आपका माइंड भी बहुत पीसफुल हो जाता है, आपकी माइंड में क्लैरिटी भी आ जाती है। तो हॉबी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये नहीं सोचें कि हम करके आ पाएंगे, सीख के हम क्या करेंगे, ये क्या फ़ायदा होगा हमें इससे, नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नौकरी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अर्निंग। हाँ, सही बात है। हमें हमेशा हर चीज़ जो सीखते हैं ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें वो सीख के हमें कितना पैसा मिल सकता है। ये भी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट है तो अभी T20 चलता है, ये चलता है, और छोटे छोटे जगह से आजकल प्लेयर आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, और तो कंपटीशन इतना हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। उनके ऊपर वो प्रेशर आने लगता है कि अरे मुझे इतना परफॉर्म करना है इसमें, तो हर चीज़ में आप उतना आगे लेकर नहीं जा सकते। तो ये प्रेशर कैसे बच्चों का कम किया जा सकता है, ये एक जानना था। अब क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, ये स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दिन रात लगाना है। हाँ, मतलब पढ़ाई सब साइड में हो जाती है। तो ऐसे केस में पढ़ाई भी ज़रूरी है। मतलब आप ठीक है, आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, आपको इतना तक लाना है कि आप अपना ग्रेजुएशन कर लें, और अगर आप स्पोर्ट्स परसू कर रहे हैं तो कोई ना कोई, आप इंडिया 11 में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कोई लेवल तक पहुंचेंगे, स्टेट लेवल तक पहुंचेंगे अगर आप लगे रहे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, अलग अलग लेवल्स होते हैं, और उसके हिसाब से फिर नौकरियां भी मिल जाती हैं। रेलवेज वाले ले लेते हैं क्योंकि उनके अपने कोटाज है। हाँ, कोटाज होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में कई लोग। तो अब स्कूल्स ने भी ये करना शुरू कर दिया है कि आप अगर 10th के बोर्ड है या 12th का बोर्ड है, अगर आपने स्पोर्ट्स किया और आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो उसमें आपके परसेंटेज भी बढ़ जाती है। हाँ, सही है। तो और अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे हो तो फिर एक जॉब लेकिन वो अपना पैशन तो नहीं छोड़ो, हाँ, वो करते रहो। आपको एग्जांपल दे सकती है अपने NGO से कि पढ़ाई और अपने स्किल के साथ में कोई आगे गया है, आपका कुछ ऐसा? अभी हमारे बच्चे बहुत कम उस उम्र तक गए हैं। हमारे एक बच्चा गया जो आर्ट में बहुत अच्छा था। अच्छा। लेकिन उसने उसका प्रोफेशन बना लिया। क्योंकि वो आर्ट में बहुत अच्छा था, कोने में बैठ के आर्ट करता है, डूडलिंग बहुत करता था, बारीक बारीक डूडलिंग करता था। तो उसको उससे बड़ा वो कहता है मुझे बड़ा सुकून होता है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बस बैठ के अपनी डूडलिंग कर रहा है। तो वो हम लोग ने देखा आर्ट में बहुत अच्छा है, तो हमने उसके फादर से बात की कि भाई हम इसको आर्ट इसका हम बढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं मैडम, इसको वो ग्रेजुएशन नहीं करेगा। तो हमने कहा इसमें आर्ट में भी वो लेवल्स होते हैं। हमने कहा एक हम उसको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स क्या करते थे? उसका फादर ड्राइवर है। अच्छा। हाँ। तो वो बच्चे को हम लोग ने मंथन स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में हमने डलवाया। एक्सपेंसिव स्कूल था, बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, एंड वी गॉट अ स्पॉन्सर फॉर हिम। लेकिन वो हमने उसको बोला कि हम तुमको अभी कर रहे हैं, जब तुम नौकरी करने लगो तो जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो तुम रिटर्न करना, ताकि वो हम किसी दूसरे बच्चे पे लगा सकें। तो वो उसका लास्ट ईयर उसने कंप्लीट किया, लास्ट सितंबर उसने अपना कंप्लीट किया है वो डिप्लोमा 3 years। और अभी वो बहुत अच्छी एड एजेंसी में काम कर रहा है, 35,000 कमा रहा है। रिटर्न करता है, हमें हर महीने 3,000 देता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। वो अपना कमिटमेंट भी रख रहा है। कहता है हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, हमें थोड़ा थोड़ा करके वी डोंट वांट इट बैक। वो एक थोड़ा सा प्रेशर देते हैं कि भाई हर चीज़ फ्री नहीं होती ज़िंदगी में। हाँ। तुमको अभी तक हर चीज़ फ्री मिल रही है। हाँ। लेकिन ये मत सोचो कि लाइफ ऐसी होती, लाइफ इज़ वेरी टफ। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए हमने उनको ये बोला कि भाई तुम
रिटर्न करना, जैसे भी कर सको, जितने सालों में कर सको। तो थोड़ा थोड़ा करता है, एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। सो ये तो इसने अपना स्किल जो है उसका प्रोफेशन बना लिया। बट एजुकेशन भी पूरा किया, एजुकेशन पूरा किया। एक बच्चा है जो बहुत अच्छा एक्टर है, और उसको मतलब कहता है मुझे पढ़ना नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा बेटा पढ़ना तो होगा, क्योंकि एक्टर्स को भी पढ़ना होता है। एक्टर मतलब ये नहीं होता है कि बस स्टेज पे गए या कैमरा के सामने। को ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक्टर बनना, मॉडल बनना, कैमरा के सामने जाके कुछ शाहरुख खान बन गए तो आप हीरो बन गए, तो सुपर हीरो हो गए, आप कुछ भी कर सकते हैं। टिकटॉक ने बहुत बिगाड़ा है बच्चों को, टिकटॉक डालते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो हमने कहा अभी तुम इसको, अगर तुम्हें परसू करना है, हमारे दोस्त हैं एक सलीम आरिफ जो बहुत वेल नोन थिएटर पर्सनालिटी, तो वो हमारे बच्चों के साथ प्लेस करते हैं। कि हमने कहा आप इसको, अगर आपके और प्लेस चल रहे हैं तो उसको साथ में रख लीजिए, उसको बैक स्टेज करने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेज पे जाए, उसको समझ में आए अहमियत कि सिर्फ अगर एक्टर बन रहे हो तो सिर्फ कैमरा के सामने या स्टेज पे नहीं जाओगे। बहुत चीज़ें होती हैं जो बैक स्टेज होती हैं जो तुम्हें समझना है। तो ये हमने उसको बोला हुआ, लेकिन साथ में पढ़ाई इज़ ज़रूरी। तो पता नहीं है वो आगे चल के वो उसकी हॉबी होगी या उसका प्रोफेशन होगा। तो उसको ऑर्गेनिकली आप प्रोसेस करने दे रही है कि समझने के लिए कि आप चूज करो आपको प्रोफेशनली क्या करना है। पढ़ाई भी तो चल रही है, साथ में एक एड ऑन स्किल हो गया जो हम आपको दे रहे हैं, आपको करना भी था, सीखना भी था। तो आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होनी चाहिए बच्चों के लिए भी डेवलप करते हुए। आपको लगता है ये इसमें जेंडर कुछ रोल प्ले करता है कि आप लड़की हो या लड़का हो तो ये स्किल सेट आपको ये सीखने हैं, वो स्किल सेट? ये पहले तो बहुत होता था। हाँ, ऐसे होता था एक्चुअली, बहुत होता था पहले कि लड़की हो तो कुछ फिजिकल चीज़ें वालों नहीं कर सकते हो। पायलट वायलट, अब देखिए पहले पायलट्स कहाँ होती थी लड़कियाँ, आज के टाइम में कितनी सारी पायलट्स हैं। सही में। तो ये अभी भी अभी भी है। जैसे हमारे सेंटर में एक फैमिली है ऑफ 5 पीपल, तो उनका एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं। अब लड़के को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में डाला है, लड़कियों को उन्होंने वर्नाक्युलर मीडियम में डाला है। तो अब क्यों डाला है? लड़कियां क्या अच्छी नहीं हो सकती? उनकी लड़कियां बड़ी ब्राइट हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं, लड़के को हमें पढ़ाना है आगे। क्योंकि लड़का आगे चल के बड़ा होके, अच्छा, मतलब बोलते नहीं है ये बात, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो यही होता है कि लड़का बड़े होके हमें सपोर्ट करेगा, लड़की अपने घर चली जाएगी। और वैसे लड़की के साथ मुसीबत, क्योंकि ये देना वो देना सब देना ही होता है लड़की के साथ। तो ये शादी के लेन देन की खर्चे और वो सब याद आते हैं फिर। तो हमने उनको कहा, हमने कहा ये बहुत गलत सोच है आप लोग की। क्योंकि आप देखिएगा आपकी लड़कियां आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी लड़के से। और अभी वो हुआ भी ऐसे, लड़के ने अच्छा किया, लेकिन लड़का जो है थोड़ा, क्योंकि इतना फ्रीडम दे दिया उसको छोटी उम्र से, उसका अपना पर्सनल मोबाइल था और बच्चों शेयर करते थे। अच्छा। तो गेमिंग वेमिंग बहुत करने लगा वो। तो लेकिन पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं लड़के के मामले में। अच्छा। लड़कियों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये है, अभी भी है कई जगह कि ये प्रोफेशन नहीं कर सकते, ये नहीं सीखो, वो नहीं सीखो। और डांस करके लड़की क्या, मतलब हमें नचनिया बनाना है क्या? लड़की को ना ऐसा होता है। हाँ, और लड़के को करा दीजिए तो लड़का तो शाहरुख खान। तो ये सब होता है। हाँ, अभी भी है थोड़ा, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को हर 4 महीने या 3 महीने में हम लोग एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करते हैं। और हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि फादर्स भी आएं। लेकिन अच्छी अटेंडेंस हो जाती है। ये जो भी बच्चे आपके सेंटर में हैं, उनका बैकग्राउंड इतना इजी नहीं है कि हर चीज़ उनको मिले, एक्सेस भी नहीं हर चीज़ का, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो प्रॉब्लम हर जगह पे उनको आती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें आए, क्योंकि ये बड़े हो के भी, इवन अच्छे घर के भी बच्चे हैं तो भी उनके लिए वो प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आसानी मिलती है तो वो लगता ही नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये तो आसानी से मिल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हर एक बच्चे का एक स्किल होना चाहिए। इसके लिए कैसे पेरेंट्स, स्कूल या आप कैसे काम करती हैं? हम लोग तो बच्चों के ही साथ काम करते हैं। इनको सिखाते हैं कि कैसे पेशेंट रहो। और मेन प्रॉब्लम होता है इन लोग का एंगर,
इनके एंगर इश्यूज बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनके और चीज़ों में इफ़ेक्ट होता है, जैसे उनके घर की फैमिली से कम्युनिकेशन या एक दूसरे से कम्युनिकेशन। तो एक एंगर इशू बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको हम लोग यही समझाते हैं कि हमने ये बोला उनको, हमने कहा तुम्हें हमारे ऊपर गुस्सा आता होगा जब हम डांटते हैं तुम्हें, तो गुस्सा तो आता होगा, तुम्हें तुम्हारे साथ वाला अगर हो या छोटा हो तो तुम तो लगा दोगे उसको, तो हमें क्यों नहीं लगाते हो? तो कहते मिस आपको कैसे मार सकते हैं? हमने कैसे कंट्रोल करते हो? फिर कंट्रोल तो करते हो ना अपना गुस्सा। बहुत गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर, मतलब अंदर अंदर बिल्कुल जैसे ठोंक दो, गाली दे दो सब, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि हम तो तुम्हारी मिस है। कोई तो कैसे कंट्रोल करते हो? तो हाँ, वो कंट्रोल हमने कहा जब हमारे साथ कंट्रोल कर सकते हो तो तुम दूसरे के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो। तो एंगर इज इन योर हैंड्स, हाउ टू रिएक्ट इज इन योर हैंड्स। कोई रिएक्ट टू अ सिचुएशन, रिएक्ट टू अ पर्सन, वो आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट, आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि आपने दिखाया भी कंट्रोल। तो वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है to solve problems, control towards your emotions। तो ये सिखाने की कोशिश करते हैं। होती है कहीं, हाँ, सब जगह प्रॉब्लम होती है। तो स्किल डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से, तो कम्युनिकेशन भाई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है और तुम खुल के बोलो, बात करो, डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हमारे सेंटर में कोई टीचर को अलाउड नहीं है कि हाथ उठाए। अच्छा। तो कोई भी नहीं मार सकता है किसी चीज़ पे। आई थिंक अभी सारे स्कूल में ऐसा है। और इन लोग की तो आदत है मार खाने की, दिन रात मार खाते हैं अपने। तो हम कहते हैं तुम लोग को यहाँ कोई मारता है, कोई ऐसे बुरी तरह से ट्रीट करता है, जो दिल में है बोलो। क्योंकि हम लोग भी बोल देते हैं, हम कुछ गलत बोल देते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं तुम लोग से। तो अगर तुम लोग भी अगर ओपनली बात करो तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, अगर कम्युनिकेट करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ये 2 चीज़ों पे एम्फेसिस है। उससे ज़्यादा तो अभी कर भी नहीं पाते हैं। विद दैट, लाइक आई टोल्ड यू, टाइम बहुत कम है। हमको 12:30-1 बजे बच्चे आते हैं, लंच देते हैं, उसके बाद 2 बजे से एक्टिविटीज शुरू होती हैं। 5:30 बजे उनको भागना होता है क्योंकि पानी भरना होता है, पानी आता है। अच्छा। पानी का शॉर्टेज, मतलब एक टाइम होता है पानी का। तो अगर हम एक्सटेंड करना चाहें टाइमिंग्स, इनके लिए नहीं एक्सटेंड कर पाते हैं। तो वो बच्चे जो हमारे 6 बजे आते हैं, वो अपना काम करके, कॉलेज होके काम करके फिर आते हैं 6 बजे। तो बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, स्कूल का टाइमिंग, इसका टाइमिंग, पानी का टाइमिंग, वो 5:30 बजे उनके एरिया में पानी आता है। तो बच्चे बहुत बार होता है देर से उठते हैं, बड़े बच्चे अक्सर देर से उठना, उसके बाद में सुबह ट्यूशन को लेट से जाना, स्कूल को लेट से जाना, फिर कहीं पे घर पे आ गए तो सो गए, ये तो बहुत होता है। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाया? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल हो जाता है। तो उसके लिए पेरेंट्स कैसे उनको पहले से वो कैसे उनको सिखाते हैं? ये सबसे टफ यही होता है हमारे साथ। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं होता। हमने कहा भाई मोबाइल है तुम लोग सबके पास, तुम लोग अलार्म क्यों नहीं लगाते हो? हाँ। कि मिस वो अलार्म बजा नहीं या सुनाई नहीं दिया, इतनी गहरी नींद में थे, नहीं सुनाई दिया। हाँ। फिर हमने कहा ठीक है, जो बच्चे 1:30 बजे तक आ जाते हैं उनको लंच देंगे, जो 1:30 बजे के बाद आएंगे उनको हम लंच नहीं देंगे। अच्छा। तो उस चक्कर में थोड़ा डिसिप्लिन आया, लेकिन कोई बच्चे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिन भर खाओ नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो डिसिप्लिन जरूरी है। हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा स्ट्रगल है हम लोग का। अच्छा। हाँ। वो घर में भी था बच्चों के साथ। हाँ। और सेंटर में भी टाइम का। तो हम लोग डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इट गोज हैंड इन हैंड। तो टाइम मैनेजमेंट का स्किल डेवलपमेंट में या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट में कितना बड़ा हाथ होता है? बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो फिर आप अपना स्किल के लिए कब टाइम मिलेगा? क्योंकि अभी क्या है लाइफ में, अपना काम और अपने जो स्किल्स जो हमने सीखा हुआ है, हम यूज़ करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, वो सब हमें एक 24 घंटे में फिट करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो उसको हम कैसे फिट करेंगे? एक हमें आइडिया तो होना चाहिए कि अच्छा ये इसके लिए हमें इतना टाइम रखना है, इसके लिए हमें इतना टाइम चाहिए होगा। तो वो हमको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जो आधे घंटे का काम है हमें सोच के हाँ ये तो जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आधे घंटे का टाइम है तो आपको कम से कम 40 मिनट्स उसके लिए मेंटली रखना होगा। तो अगर हम पहले से बच्चों को ये सिखा सकें कि भाई इस तरह से तुम अपना दिन वर्कआउट करो कि भाई अगर इतना हमें करना है तो हम फिर 11 बजे तक नहीं सो सकते हैं, हमें फिर उठना ही पड़ेगा, 8 बजे उठना पड़ेगा और फटाफट तैयार होके निकलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि 11 बजे उठ रहे हैं और फिर आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद दौड़ते भागते कर रहे हैं। तो उसमें क्वालिटी भी आपकी जो भी स्किल है उसमें आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल हड़बड़ा के हर चीज़ कर रहे हैं। और फिर जो स्किल्स होते हैं जिसमें एक सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आपने बोला थिएटर कर रहे, प्रैक्टिस हो रही, रिहर्सल हो रहा है, तो उसमें भी एक वो टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी टाइमिंग सीखना है कि आपने जब कुछ बोला उसे कितनी देर में हमें बोलना है, क्या है, म्यूजिक है, उसका रिदम है, उसका टाइम है। तो टाइम बहुत तरह से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और कई चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये तो ज़रूरी है हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट। तो आप खुद एक एक्टर रह चुकी हैं, आप अभी भी एक्टिंग करती है, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, बुनाई हो गया, स्टिचिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी करना, उसके बाद में वो फरमा मतलब पैटर्न कट करना, कपड़े की समझ रखना, बहुत कुछ होता है। तो आपका ये जो पूरा करियर बना है वो पूरा स्किल्ड बेस एक प्रोफेशन बना हुआ है, स्किल से डेवलप हुआ है। तो आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगी? मेरी जर्नी तो जो आपने पियानो भी बजाना आपको आता है? हाँ, तो हमारे ख्याल से हमारी मदर जो थी बहुत प्रोग्रेसिव थी। अच्छा। आई एम ऑलमोस्ट 65 years old, तो हम तब की बात कर रहे हैं आपसे। आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, हम पैदा बड़े हुए यूपी में। तो हमारी मदर चाहती थी कि हम स्कूल के अलावा कई चीज़ सीखें। अच्छा। तो उन्होंने हमें डांस क्लासेस में डाला था, हम भरतनाट्यम सीखते थे और उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं तुम पियानो सीखो। अब पियानो हमें स्कूल में प्रैक्टिस के लिए हमको पीटी पीरियड में करना पड़ता, तो मुझे बहुत उलझन होती थी कि ये क्या मतलब हम सब खेलना चाहते हैं सबके साथ और यहाँ बैठ के पियानो बजा रहे हैं। तो वो हमने 5 साल पियानो सीखा। उसके बाद वो छोड़ दिया, क्योंकि पियानो हम घर में नहीं था हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उस ज़माने में पियानो बहुत महंगा होता था। घर हम लोग बहुत रेगुलर लोग थे, कोई इतना पैसा वाले नहीं थे कि हम पियानो घर पे रखें। तो छूट गया, जब एक बार स्कूल छूटा पियानो छूटा। उसके बाद हम कॉलेज गए और बहुत ही मतलब कॉलेज में अपने थिएटर और सिंगिंग और ये सब में लगे रहते थे। और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो हमसे 1 साल जूनियर थे, तो जब हमारा ग्रेजुएशन हो गया तो हमने कहा हमें वापस जाना है, 1 साल और रहना है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं। तो मतलब हम बता रहे हैं आपको इसलिए ये सब कि हम लोग उस टाइम थोड़ी एमलेस होते थे। कोई लोग बहुत फोकस थे, लेकिन हम लोग तो बस मस्ती दोस्तों के साथ यही होता है। ड्रामा करो, गाने गाओ, गिटार बजाओ, ये सब करो। बहुत सीरियस नहीं थे अपने कि क्या प्रोफेशन के बारे में सोचें। तो 1 साल हमको वापस जाना था, कॉलेज हॉस्टल में थे हम लोग। तो हमने कहा कि चलो 1 साल है, बीएड उस टाइम 1 साल का होता था, हमने कहा बीएड कर लेते हैं। तो बीएड कर लिया, तो फ्रेंड्स के साथ रह लिए 1 साल और। उसके बाद ये हुआ कि अब क्या करेंगे। तो हमने कहा तब तक हमारे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे गोरखपुर। हमने कहा गोरखपुर में तो मुझे रहना नहीं है, तो हमें बाहर निकलना है। तो बीएड कर लिया तो चलो निकलो। हम चले गए मसूरी पढ़ाने। इत्तेफाक से जब हमें वो जॉब मिली है तो उन्होंने मेरा जब सीवी देखा तो उसमें देखा कि पियानो बजाते थे, तो उन्होंने कहा कि वील टेक यू ऑन एज अ म्यूज़िक टीचर। तो हमने कहा भाई हमने पियानो बजाया नहीं इतने साल और प्रैक्टिस नहीं है, तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने, वो नन्स थी, उनको म्यूज़िक का बहुत वो था कि और ये अपने हॉबी में लिखा था, हॉबी में लिखा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आ जाओ एंड यू नो यू विल लर्न, यू विल हैव द पियानो एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड स्टार्ट टीचिंग। तो फिर हम क्योंकि गाते थे तो हम गाने के साथ साथ पियानो बजा के हम सिंगिंग लेते थे पूरे स्कूल के लिए। प्लस आई हैड क्लास 4 बिकॉज आई वाज अ बीएड। लेकिन फिर वो रेस्टलेसनेस
कि मुझे व्हाट एम आई डूइंग इन मसूरी, आई एम यंग, आई वांट टू एंजॉय लाइफ, आई वांट टू सी मोर। तो हम मसूरी से निकल के हम दिल्ली आ गए। अच्छा, मुझे शौक था अपने कपड़ों का शौक था, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और अवेलेबिलिटी भी नहीं थी स्टाइलिश कपड़ों की उस ज़माने में लखनऊ में। तो हम अपने कपड़ों को काट वाट के डार्ट्स वार्ट्स डाल के हम खुद करते रहते थे। तो हमें लगता था यार ये चीज़ करें, कितना मज़ा है लाइफ में। हमें नहीं पता था कि ये प्रोफेशन भी है, क्योंकि हमारे ज़माने में डिज़ाइनर्स का नाम ही नहीं था इंडिया में। बात है। तो हम जब दिल्ली गए तो हमारी एक फ्रेंड थी जो एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करती थी। तो उसने कहा कि चलो आओ हमारे साथ, चलो हमारे ऑफिस चलो। जब हमने वहाँ देखा इतने कपड़े और लेटेस्ट गारमेंट्स, हमने कहा यार ये क्या जगह है, तो मुझे तो यही करना है। तो उसने कहा कि ठीक है हम देखते हैं, बात करते हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने हमें कुछ स्केचिंग वेचिंग करवाई और कुछ कराया। उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छा है, तुम यू जॉइन एज अ फ्रेशर। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अच्छा। सो वहाँ से मेरी गारमेंट्स में जर्नी शुरू हुई। और फिर हम दिल्ली में थे उस टाइम, तो निफ्ट आया, नया निफ्ट। तो उस टाइम वो प्रोफेसर्स भी निफ्ट के सारे FIT न्यूयॉर्क से थे, और उन्होंने दे ओपनड इट टू पीपल फ्रॉम द गारमेंट ट्रेड, जिसमें कम से कम आपके एक्सपीरियंस 6 साल का होगा। उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने किया, उसी टाइम मेरी शादी भी हो गई। तो हम फिर बॉम्बे आ गए। तो कुछ साल मैंने 2-3 साल काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया जब हमारा बच्चा हुआ, मेरा फर्स्ट चाइल्ड। फिर आई रियलाइज़ कि आई वांट टू बी होम विथ माय चिल्ड्रन, बिकॉज मेरे हस्बैंड एयर इंडिया में थे, फ्लाई करते थे, कंट्री से बाहर होते थे कम से कम 20 दिन, 15-20 दिन। तो हमने कहा एक पेरेंट को घर में होना चाहिए। तो हम अपना घर से, अपने लेबल था मेरा, और घर से हम ऑपरेट करते थे, हम कस्टम मेड्स करते थे कपड़े। लेकिन इट वॉज नॉट अ बिग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस माइंड ही नहीं था, तो बिग बिजनेस तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन इट केप्ट मी इन टच विथ क्लोथ्स। और फिर हमारी जर्नी फिल्म में शुरू हुई, जब हमारे 1-2 दोस्त थे जो फिल्म में थे, और अमोल गुप्ते से मिले, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स थे एक ही स्कूल में, और हम लोग PTA में थे। अच्छा। तो उस टाइम वो तारे ज़मीं पर बना रहे थे। तो उन्होंने हमें बुलाया, कई वर्कशॉप्स उन्होंने जो किए बच्चों के साथ स्कूल्स में, तो हम गए। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो हमने कहा मुझे ये करना है। अच्छा। तो कहने लगे कि तुम्हारी इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस तो है नहीं एज एन AD एंड ऑल दैट, तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस है, तुम कॉस्ट्यूम्स करना, लेकिन जब हम अपनी फिल्म बनाए, ये मेरी फिल्म तो है नहीं ना, मेरा प्रोडक्शन है। तो उन्होंने जब स्टैनली का डब्बा बना रहे थे, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे तुमको आना है। तो तब मेरी वहाँ से वो जर्नी कॉस्ट्यूम्स की शुरू हुई। एट द एज ऑफ 58 मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने एक मॉल में देख लिया। हम मूवी देख के निकल रहे थे, और उसने रोका हमें और बोला कि मैम आप इंटरेस्टेड हैं कोई फिल्म करने को, क्योंकि आई वुड लाइक यू टू कम एन ऑडिशन। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। उस टाइम हमारे पास हम कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई NGO। तो हम चले गए, हमने अपना ऑडिशन दिया, तो वहाँ पर डायरेक्टर भी आ गए। तो कहने लगे कि ठीक है हम आपको बताते हैं, आपके कभी फिल्म से एसोसिएटेड रहे, आपने कभी फिल्म सेट पे गई हैं? तो हमने कहा नहीं, आई डू कॉस्ट्यूम्स। तो कहने लगे अरे वेरी नाइस, ये वो, आई विल गेट इन टच विथ यू। फिर उनका मैसेज आया कि कैन वी मीट टुमारो। तो हमने कहा इन्होंने सोचा होगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आ गई है, तो हमने कहा हम भी देख लेते हैं। तो हम गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ऑडिशन देखा, ऑडिशन तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमें जो उस कैरेक्टर में चाहिए वो हमें दिखा आप में और आपके डायलॉग डिलीवरी में, तो वी आर ऑफरिंग यू दिस रोल। तो हमने कहा अच्छा, तो हाउ मेनी डेज ऑफ शूट, मतलब कितना छोटा रोल है, क्या है? तो कह प्रोटैगनिस्ट है। हमने कहा प्रोटैगनिस्ट तो मेन रोल हो गया, लीड रोल हो गया। हाँ, लीड रोल। तो हमने कहा भाई मतलब मैंने ये सब कह लिया, आपने मतलब कैमरा से डरते हैं? हम नहीं कैमरा से नहीं घबराहट है, क्योंकि कैमरा के पीछे तो हम इतने साल से बैठ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते रहते हैं, डायरेक्टर एक्टर्स को देते रहता है, लेकिन मुझे लाइंस याद करने में प्रॉब्लम है। तो कह लेंगे नहीं उसकी फिक्र नहीं करो, वो हम लोग रिहर्सल्स करेंगे, वो हो जाएगा। सो एट द एज ऑफ 58 मेरा ये नया करियर शुरू हुआ एक्टिंग का विद द लिफ्ट बॉय, जिसमें प्रोटैगनिस्ट बने थे। उसके बाद से तो सब्सिक्वेंटली आई हैव डन सम वेब सीरीज एंड फिल्म्स एंड एड फिल्म्स। क्या बात है। लेकिन अब वैसे देखा जाए तो ये जो खुद के कपड़े बनाने का जो शौक था घर में,
वो हो गया, फिर एक्सपोर्ट हाउस में काम किया, फिर उसमें एजुकेशन किया, फिर कॉस्ट्यूम किया। ये कॉस्ट्यूम के साथ में आपका जर्नी रहा, कपड़े के साथ में ये जर्नी रहा। तो ये सब रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। हाँ, और फिर ये भी आप जो देख रही हैं ये हमने किया हुआ है। वाओ, कि हमने ये बनाया, फिर हमने कहा बहुत खाली लग रहा है, चलो कुछ कर देते हैं। तो घर में बैठे बैठे तो ये सब चीज़ें हम अभी तक, क्योंकि ये स्किल्स है सीखी बचपन में, हमारी नानी, हमारी मदर, उस जमाने में तो इन लोग बहुत करते थे ना। वो स्किल्स काम ही आते हैं, वेस्ट नहीं होते। लेकिन जैसे मैंने कहा, कभी कभी कोई स्किल्स कमाने के जरिया हो जाता है। आपका तो कमाने का जरिया हो गया, कॉस्ट्यूम डिजाइन करना। हाँ, हमने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था ये बात। और कितना एज में भी, जब वो बचपन में सीखा, जब जॉब की, वो कितना गैप था। तो हमने नहीं सोचा कि हम एक्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज में हम करते रहते थे। हमारे थ्रू आउट कॉलेज इट वाज आइदर म्यूजिक और थिएटर। तो हमारी एक अमेरिकन थी थिएटर सिखाती थी, तो वो ट्रेन करती थी हम लोग को पहले, वॉइस मॉड्यूलेशन ये वो। तो वो सब जब हम एक्टिंग करने लगे तो वो सब चीज़ें, सोचो कितने साल हो गए मुझे, 1980 में हमने कॉलेज पास आउट किया है। और उसके बाद भूल भी गए सब कुछ। हाँ, वो सब क्योंकि लाइफ बदल गई, नौकरी करने लगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक्टिंग करना शुरू किया, डॉक्टर कॉफील्ड की चीज़ें याद आने लगी मुझे। कि उन्होंने ये कहती थी, जब वॉइस थ्रो करते हो ऐसे करते हैं, यू डोंट नीड अ माइक टू थ्रो योर वॉइस, करेक्ट, फॉर पीपल टू हियर यू राइट टिल द एंड। तो ये सब चीज़ें याद आती हैं। स्किल्स कभी वेस्ट नहीं जाते, हमेशा यूज़ में आते हैं। कितनी मदर्स, जब वो वर्किंग मदर्स बनती है, तो मोस्टली आई थिंक दैट प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन द स्किल दैट they have learned back in school or somewhere, और वो आज उनका करियर बन जाता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। एंड इट इज़ मेनली स्किल बेस्ड प्रोफेशन, जिसको वो घर से अपने टाइम के हिसाब से परस्यू कर सकती है और पैशनेटली करती है। एंड विद इन कपल ऑफ ईयर्स नाउ दे सी द रिजल्ट कि वो किस तरह से उनको हेल्प कर रहा है। नहीं तो ये हो जाता है कि क्या कर रहे हो, घर पे हो, क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत कम सुनाई देता है कि मैं बैठ के पेंटिंग कर रही थी, मैं बैठ के पियानो बजा रही थी, या फिर मैं नीचे खेलने के लिए गई थी। ये तो बहुत कम मदर्स से सुनने को मिलता है। अगर वो प्लेग्राउंड जाती है तो वो इसलिए जाती है क्योंकि उनके बच्चे प्लेग्राउंड जा रहे हैं। जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडेज, हमारे टाइम में हम लोग तो खुद करते थे हर चीज़। बच्चों के बर्थडे इंटरेस्टिंग बनाना, आपने ड्राइंग्स किया, आपने हाथ से, अपने हाथों से चीज़ें बनाई, सजाया, जो आपके रिटर्न गिफ्ट्स हो वो आपने वर्कआउट किए। सही, तो आप अपने टैलेंट्स, अपने जो स्किल्स हैं आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज गिफ्ट हो गए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय हम उसको आउटसोर्स करें। हाँ, आजकल लोग आउटसोर्स करते हैं चीज़ें क्योंकि पैसे हैं, टाइम नहीं है, पैसे हैं। हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे ये सब करने को, तो हम लोग खुद अपनी क्रिएटिविटी से काम करते थे। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स थोड़ा एफर्ट करें तो हो जाता है। थैंक यू सो मच नाइला, आपने जो आपका खुद का एक्सपीरियंस बताया, आपके एनजीओ के काम के बारे में बताया, इससे हमारे व्यूअर्स की पर्सनल स्किल डेवलपमेंट, उनके बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगी, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी, हमें खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और हमें ये उम्मीद है कि जो भी हमने अपने बारे में शेयर किया है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, वो लोगों के काम आए और उससे उनकी लाइफ कुछ बन सके, उनके बच्चों की लाइफ कुछ बन सके। आप भी अपने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नई स्किल्स को सिखाने के लिए एनकरेज करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने बच्चों के साथ जुड़े रहिए। Please like, share and subscribe our channel and stay connected with Imperia Connects.